हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जनरल केमिस्ट्री या फिर क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है, अब एंड पर ही हम लोग, तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो हम लोगों ने ये पार्ट कवर कर लिया था। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिए थे। यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आते, 3 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आते। मैंने बताया था ये डी के अंदर नहीं आने चाहिए। जो आपका डी सबशेल है ना, उसमें 3 या 9 इलेक्ट्रॉन आपको नहीं फिल करने हैं, और यहाँ पर 8 नहीं फिल करने। मतलब आपको D8 जैसा, यहाँ पर 5D8 जैसा नहीं दिखना चाहिए, और यहाँ पर आपको क्या नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पर आपको 4D3 और 4D9 जैसा नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो उससे आसानी से अपन कॉन्फ़िगरेशन सारे के सारे लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने लैंथेनम के ऊपर स्टार बना रखा है और लिख रखा है लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स होते हैं 58 से 71 तक। जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, 58 से होते हैं हमारे 71 तक। अब आपको पता होगा लैंथेनॉइड्स कहाँ देखने को मिलता है। पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक इधर होता है, वैसा भी हम लोग देखेंगे। पी ब्लॉक होता है, फिर पी इधर होता है, डी होता है, लास्ट में नीचे एक एफ ब्लॉक बना रहता है अलग से। वो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी बिकॉज दे हैव कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। तो पहला जो सवाल आता है कि मन में, पहला जो क्वेश्चन है दैट इज ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसी को पता हो, सोच के देखो क्या होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है डी ऑर्बिटल में, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग उन्हें कहते हैं जिनके अंदर डी ऑर्बिटल में या तो क्या होता है, डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप बोल सकते हो उसको इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। बात दोनों की एक ही है। इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा तो अपने आप ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। तो डी ऑर्बिटल में क्या होने चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट, या फिर आप बोल सकते हो किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। क्योंकि लोगों को लगता है जैसे कॉपर का है 4s1 3d10, तो लोग बोल देते हैं कॉपर क्या होता है, कॉपर भी नहीं होना चाहिए था ट्रांजिशन एलिमेंट, बट ऐसा नहीं है। कॉपर के केस में अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे कॉमन, तो कॉपर की होती है +2। कॉपर की कौन सी होती है, +2 आते ही इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ से जाएगा, 4s से। क्यों, क्योंकि बाहर जो होगा वहीं से तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे। ठीक है, हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन भरते टाइम ऑफ-बॉस प्रिंसिपल यूज़ होता है। ठीक है, बट जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कोई प्रिंसिपल यूज़ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जिसमें पहले भरा था निकलेगा भी पहले उसी में से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब भी निकालोगे कहाँ से निकालोगे, आउटर मोस्ट शेल से, क्योंकि वही बाहर है। ठीक, कॉपर +2 तो क्या हो जाएगा, कन्फिग्रेशन देखो 3d9। क्या हो जाएगा, 3d9। 3d9 हो गया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अनपेड इलेक्ट्रॉन यदि आ चुका है, इसका मतलब इसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ट्रांजिशन का मतलब होता है जो डी ट्रांजिशन करते हो। आगे जाके पढ़ोगे, अभी मतलब नहीं है। ठीक है, अभी इसका कोई तंत्र नहीं है, बट इतना याद रखो ट्रांजिशन एलिमेंट में किस किस को नहीं लेते, जिंक, कैडमियम और मरकरी को, क्योंकि इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है ना, वो होती है +2। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है, इनकी तीनों की +2 होती है। +2 होने की वजह से जब कन्फिग्रेशन आता है वो आता है 4s0 3d10। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और 3d10 एज इट इज़ रह गया, जो कि क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है। इसीलिए अपन बोल देते हैं कि ये इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसिडर नहीं करें। आ गई बात समझ में, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। चलो अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लैंथेनाइड्स होते हैं और एक्टिनाइड्स होते हैं। ठीक, 58 से 71 लैंथेनाइड्स होते हैं, एक्टिनाइड्स होते हैं 90 से 103। याद रखना लैंथेनम और एक्टिनियम, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के मेंबर नहीं होते हैं। इनके बाद वाले एलिमेंट से ही क्या चालू होती है, सीरीज़। बात समझ में आ रही है, इनके बाद वाले एलिमेंट से चालू होती है क्या, सीरीज़। यहाँ होता है 89, यहाँ होता है
57। इसके बाद वालों से चालू होती है लैंथेनम सीरीज, ठीक है। लैंथेनाइट्स इसके बाद चालू होते हैं, एफ ब्लॉक जिसे कहते हो, ठीक। चलो आगे देखते हैं अपन। बेसिकली अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, हमारे पी ब्लॉक के ऊपर। अब हम लोग देखते हैं हमारे पी ब्लॉक को। तो बेसिकली पी ब्लॉक में हमारे पास कितने ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अच्छा, अगर इनके ग्रुप नंबर देखने हो तो देखो, जो एस ब्लॉक होता है वो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप बनाता है। ये होता है फर्स्ट ग्रुप, ये होता है सेकंड ग्रुप, फिर देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 12। बिल्कुल सिंपल नॉर्मल गिनती करनी है, एंड सो ऑन। फिर आ जाता है आपका पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में हमारे को देखने को मिलते हैं ग्रुप्स ये वाले 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बोरॉन की। तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। तो बोरॉन का अगर आप एटॉमिक नंबर देखते हो तो अब आप लोग अपने कॉपी पेन में लिखते जाना साथ साथ। जैसे मैं बात करता हूँ बोरॉन की, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जल्दी बताओ। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5। HE ली बी, चलो बोरॉन का कितना होता है, 5 होता है। बोरॉन का कितना होता है, 5। तो 5 के हिसाब से भरोगे तो 1s2, 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए और 2p1 क्या आ गया, 1s2, 2s2, 2p1। अब ये NH2 NP1 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। डायरेक्टली मैं क्या लिख रहा हूँ, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, आउटर मोस्ट जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसी को अपन क्या कहते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो प्रेजेंट, ठीक। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या होते हैं, NH2 NP1 लिखते हैं। तो अपन ने देखा बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा था, ठीक है, लिख के दे देता हूँ, 1s2, 2s2, 2p1। अब वैलेंस शेल कौन सा हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, जिसके लिए n की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। बात समझ में आ रही है। आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो, आउटर मोस्ट मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बाहर हो, जो सबसे ज़्यादा बाहर हो या सबसे ज़्यादा दूर हो। और वो कौन सा होगा, जिसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि अगर n बढ़ेगा तभी तो दूरी बढ़ेगी, ये दूर होगा ना सबसे ज़्यादा ये वाला। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, n सबसे ज़्यादा। तो ये क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया, NH2 NP1, 2s2 2p1। आउटर मोस्ट शेल कौन सा इधर, सेकंड, ठीक। तो एक ही ग्रुप होने की वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन है एज इट इज़ लिख देंगे अपन आउटर मोस्ट का, NH2 NP1। तो एल्यूमिनियम का आ जाएगा 3s2 3p1, गीलियम आ जाएगा 4s2 4p1, फिर आ जाएगा इंडियम 5s2 5p1, थेलियम आ जाएगा 6s2 6p1, ठीक। उसके बाद 14th ग्रुप, 14 बोले तो कार्बन। अब देखो एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ाते जाना है, सिंपल सोच रखो। अब 13 से 14 गए, एक एटॉमिक नंबर का कितना जंप आया, 1 का। एटॉमिक नंबर का जंप कितने का आया, 1 का। बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5। कार्बन भी कितने हो जाएंगे, 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, ठीक है। फिर नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9, नियॉन में 10। तो कार्बन में कितने हो गए, कार्बन में कितने हो गए अपने पास, कार्बन में कितने हो गए, जल्दी बताओ। कार्बन में हमारे पास हो गए कितने, 6। तो 6 के हिसाब से देखो 2s2 2p2, 1s2 तो देखो पूरा भरा हुआ है सर ये, तो 2 इधर से, और 2s2 2p2 से 4, तो कितने हो गया, 6। तो 1s2 2s2 2p2 क्या लिख सकते हो, NH2 NP2। बात समझ में आ गई होगी। नाइट्रोजन का देखो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, NH2 NP3, फिर ऑक्सीजन फैमिली का NH2 NP4, फिर फ्लोरीन की फैमिली का कितना हो जाएगा, फ्लोरीन की हेलोजेंस का कितना हो जाएगा, NH2 NP5। एंड फाइनली इनर्ट गैस का क्या हो जाएगा, NH2 NP6। इनर्ट गैस में सिर्फ एक हीलियम का ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पर हीलियम का लिखते अपन जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP6। अपन जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, NH2 NP6। बट बात अगर मैं करता हूँ हीलियम की, तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 1s2। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि होता NH2 NP6 से जनरल
ठीक है। बट हीलियम के केस में क्या होता है सिर्फ 1s2, तो गलती से हीलियम को 1s2 1p6 मत कर देना, क्योंकि उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो, आपको एक चीज़ याद रखनी है, इनर्ट गैसेस के नंबर। आपको क्या करना है, इनर्ट गैसेस के नंबर याद रखना है कि इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। तो याद करने की ट्रिक्स एक बार बता देता हूँ आपको ना, फिर अपन वापस आगे देखेंगे पीरियोडिक में। बट याद करने की ट्रिक्स तो सबसे पहली आती है, अगर मैं डी ब्लॉक की तो शायद मैंने लिखा दी थी, हाँ मैंने इसकी नहीं बताई थी, ये बता देता हूँ। स्कीम टाइप वाले क्यों माने, सुनो, स्कीम टाइप वाले क्यों माने, फिर कोई निकला कोटा जाने। क्या हो गई, स्कीम टाइप वाले क्यों माने, ठीक है, स्कीम टाइप वाले क्यों माने, फिर कोई निकला कोटा जाने, ठीक है। बाकी मैंने बता ही दिया था, ला यारी ज़रा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़ी आगे कूद या आग में कूद, ठीक। और ला हफ्ता वरना ओसामा से ईरान में पिटाई और होगी, वरना ओसामा से ईरान में पिटाई और होगी, या फिर जनरली बोल देते हैं ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा, क्या बोलूँगा, पिटाऊंगा, ठीक है। तो याद करने की ट्रिक्स अभी अपन लिखेंगे, इनको पीरियोडिक के नोट्स में भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, पी ब्लॉक की बात करते हैं हम। तो हमारे पास ये क्या होता है, ये होता है बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। फिर होता है कहे सीता जी सुनो प्रभु, क्या, कहे सीता जी सुनो प्रभु। फिर उसके बाद हमारे पास, 1 मिनट बता रहा हूँ, ठीक है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। फिर आता है निखिल पास सब बिंदास, क्या, निखिल पास सब बिंदास, क्या, निखिल पास सब बिंदास। फिर ये आता है ऑक्सीजन फैमिली का ओल्ड, पुराने, क्या, ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो का मतलब समझते हो, टीपो मतलब होता है छापना, चीटिंग, ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर आता है हमारे पास, इसका पता है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक। उसके बाद लास्ट वाले का इनर्ट गैस का हीना नीना और करीना, क्या, हीना नीना और करीना की ज़ेरॉक्स, हीना नीना और करीना की ज़ेरॉक्स कौन है, रानी। हीना नीना और करीना की ज़ेरॉक्स कौन है, रानी, ठीक। तो याद करने की ट्रिक्स है, अभी अपन देखेंगे, बात करेंगे और भी बहुत सारी, ठीक। तो हीलियम का होता है 2, फिर नियॉन का होता है 10। तो अभी 10 कैसे आया, अपने को पता होना चाहिए सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8। तो 2 + 8 कितना हो गया, 10। एक ग्रुप नीचे से रख के आ गया। महीना कैसे काउंट करते हो भाई, आज 1 तारीख है, अगले महीने की 1 तारीख, तो आप क्या करते हो, तो सीधा महीना बोलते हो ना कि महीना। तो अपने को भी पता करना अगले पीरियड में उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, महीने के दिन ऐड कर देते हैं जनरली अपन, ठीक है। बट अगर अपन बात करते हैं सिंपल सी, तो देखो 2 प्लस इस पूरे में कितने हैं, 8 दिन है, तो कितना हो गया, 10। फिर उसके बाद फिर वापस से 8 एलिमेंट्स आते हैं थर्ड पीरियड में, तो फिर कितना हो गया, 10 + 8 18। फिर जो हमारा फोर्थ पीरियड होता है उसमें आता है 18, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें सिर्फ एस ब्लॉक होता है, मतलब एस ही सबशेल होता है। जो सेकंड पीरियड होता है उसमें एस और पी सबशेल होता है। थर्ड पीरियड में भी आपको एस और पी सबशेल ही देखने को मिलता है। होने को देखा जाए n=3 पे हमारे पास एस पी डी 3 सबशेल अवेलेबल है। होने को हमारे पास n=3 पे 3 सबशेल अवेलेबल है, एस पी और डी तीनों है। बट एक्चुअली क्या होता है ना, अपन ने देखा था अबो प्रिंसिपल के हिसाब से डी सबशेल इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वो फोर्थ पीरियड में इंट्रोड्यूस होता है। किस में होता है, फोर्थ पीरियड में। तो आगे आपके पास थर्ड में कितने 8 एलिमेंट्स, फिर फोर्थ में कितने होते हैं 18। तो देखो अब यहाँ कितने थे, यहाँ कितना था आपके पास 18। आप समझ में आ गया होगा। अगले वाले एलिमेंट के पीरियड का आपको क्या ऐड करना है,
अगले वाले एलिमेंट के पीरियड का क्या ऐड कर लेना है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे यहाँ 2 थे तो मैंने अगले पीरियड के 8 एलिमेंट्स ऐड कर दिए तो 10 हो गया। फिर मैंने अगले पीरियड के 8 एलिमेंट ऐड कर दिए तो 18। फिर मैंने अगले पीरियड के 18 एलिमेंट्स ऐड कर दिए तो 36। 36 के बाद फिर 18 ऐड किया तो 54 और लास्ट 32, क्योंकि 6th पीरियड में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते हैं, 32 होते हैं ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ एफ ब्लॉक। ठीक है, जो 14 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आते हैं जो लैंथेनॉइड सीरीज़ के बाद, जो लैंथेनॉइड सीरीज़ है उसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं, तो 14 एलिमेंट्स अपन वो एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल कितना हो जाता है 32। पहले 18 थे प्लस 14 कर दिए तो हो गए 32। उसके अलावा हमारे पास जो 7th पीरियड है वो इनकम्प्लीट है फ़िलहाल, अभी तक चल रहा है, इसमें नए नए एलिमेंट्स आ रहे हैं, बट अभी 7th पीरियड क्या है, इनकम्प्लीट है, तो अपन बात नहीं करते हैं। ठीक, अब देखो किसी भी कैलकुलेटिंग ग्रुप नंबर फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, लेट सपोज करो हमारे पास कन्फिग्रेशन दे रखा है, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, आपको पी ब्लॉक का एलिमेंट है और उसका कन्फिग्रेशन दे रखा है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है और उसका कन्फिग्रेशन दे रखा है। अभी अपन देखेंगे कि सिर्फ अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ हो, तो हम कैसे कन्फिग्रेशन कैसे हम लोग उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पता कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपन देखेंगे। तो अभी सिंपल है कि आपके पास जिस सिर्फ कन्फिग्रेशन दे रखा हो, लेट सपोज करो कन्फिग्रेशन दे रखा है, तो अपने को करना है 12 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, 12 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। 12 नहीं होगा टेक्निकली, या 12 नहीं होना चाहिए, 10 होना चाहिए, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो यहाँ पर 12 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 10। ठीक है, नहीं तो आप वैलेंस शेल में सिर्फ आप एक काम करो, इसको एक काम करो, हाँ चलो ठीक है 12 ही रहने दो। 12 में आप नंबर ऑफ पी सबशेल NP, NP सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं। किसके, NP सबशेल के, तो बेसिक है, सिंपल है। 12 क्यों, 12 क्योंकि हमारे पास जो लास्ट D एलिमेंट होता है उसका 12वां होता है, उसके बाद ही पी ब्लॉक चालू होता है, तो 12 तक वहाँ हो गए। उसके बाद क्या करना है आपको, एक एक ऐड करते आना है। ठीक है, तो P में एक आया, जैसे बोरोन का है, लेट्स सपोज बोरोन का बोला, तो 12 प्लस 1 NP का एक इलेक्ट्रॉन, तो 12 प्लस 1 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 13 होता है, 13 ग्रुप। लेट सपोज करो फ्लोरीन बोला, तो फ्लोरीन क्या होता है NH2NP 5, तो 5 हो गया, तो 12 प्लस 5 कितना हो गया, 17 हो गया। सही है, बेसिक से इतना कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब डी ब्लॉक का जो एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो ग्रुप नंबर होता है वो बेसिकली क्या होता है समझना, खुद से भी देख सकते हो। लेट सपोज करो मैंने बोला आपसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर बताओ। ठीक, तो देखो इसका कितना होता है, थर्ड कितना होता है, थर्ड कैसे निकाला, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। यहाँ देखो 2 प्लस 2 4, यहाँ देखो 2 प्लस 3 5, सिंपली आ रहा है यहाँ, तो इधर 1 प्लस 5 6, इधर 2 प्लस 5 7, तो हो क्या रहा है 4SK और 3D, यानी कि NS और N-1D, क्योंकि ये तो क्या NS और ये उससे 1 कम है। ठीक है, ये NS है, ये नहीं NS और 1 कम N-1D। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ N-1D इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है, नंबर ऑफ N-1D इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स, N-1D और NS इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उससे हमारे पास ग्रुप नंबर आ जाएगा किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट का जिसका कन्फिग्रेशन दे रखा हूँ। ठीक है, बेसिकली जिसका कन्फिग्रेशन दे रखा हूँ। सही, चलो अब आता है हमारे पास, लेट सपोज करो कोई आर्बिट्ररी एक आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आप इसका ग्रुप नंबर बताओ और इसका पीरियड नंबर भी बताओ। ठीक, तो पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जो इनर्ट गैसेज हैं उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट है, तभी आपको पता चलेगा। लेट सपोज करो मैंने बोला कि आप बताओ 15वां एलिमेंट कौन से पीरियड में लाई करेगा, 15वां एलिमेंट कौन से पीरियड में लाई करेगा। आप देखो सिंपल सी बात है, यदि आपको इनके एटॉमिक नंबर याद है तो आप थोड़ा आसानी से सोच सकते हो। तो 15 कौन सा एटॉमिक नंबर, कौन सी सीरीज़ के बीच में लाई करेगा, 15 2 और 10 के बीच में लाई करेगा क्या, नहीं, किस में लाई करेगा, 10 और 18 के बीच में, 10 और 18 के बीच में। अब देखो 10 पे तो आपका पीरियड ख़त्म हो गया ये वाला, नेक्स्ट पीरियड चालू हो जाएगा, थर्ड पीरियड चालू हो जाएगा। तो जो
15 है वो 18 से तो पहले आएगा और 10 के बाद में आएगा, तो कौन से पीरियड में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, वो थर्ड में आ जाएगा। कौन से में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, वो थर्ड में आ जाएगा। लेट सपोज करा मेरे से बोला 79, कौन सा 79 किस में लाई करता है, 79 कौन से पीरियड में लाई करता है, सिर्फ पीरियड की बात, 79 कौन से पीरियड में लाई करता है। तो देखो 79 कौन सी सीरीज़ के बीच में आएगा, 54 और किसके बीच में आएगा, 86 के बीच में। किसके बीच में आएगा, 54 और 86 के बीच में। 54 ये लास्ट है, ये लास्ट एलिमेंट हो गया, ऑब्वियसली बात है इसके बाद ही आएगा, तो इसके बाद आएगा तो कौन से पीरियड में आएगा, 6th में। किस में आएगा, 6th में। तो बेसिकली अगर मैथ्स वालों के लिए बात करता हूँ, जेई वालों को तो अभी पता होगा कुछ डोमेन जैसा चल रहा है, रेंज जैसी कुछ चल रही है चीज़ें, डोमेन नहीं रेंज, ठीक है, रेंज जैसा कुछ चल रहा होगा कि रेंज पता है क्या होती है, रेंज होती है कि वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, तो ये एक्चुअली उसकी रेंज है, ठीक है। तो अगर आपको लेट सपोज करो बोला 66, तो 36 और 54 के बीच में तो नहीं आएगा, किसके बीच में आएगा, 54 और 86 के बीच में, तो उसका भी पीरियड कौन सा हो जाएगा, 6th। इसी तरीके से मैंने बोला 49 क्या हो जाएगा, 49, तो तुरंत याद आया कि क्रिप्टन का 36 होता है और जिनॉन का 54 होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में लाई करेगा 49, तो 49 इन दोनों के बीच में लाई करेगा तो कौन से पीरियड में आ जाएगा ऑटोमेटिकली 5th, क्योंकि क्रिप्टन लास्ट एलिमेंट है और क्रिप्टन का कितना है 36, तो ऑब्वियसली उसके बाद ही अगला पीरियड चालू हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिप्टन के बाद ही हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, 5th हो जाएगा। तो बेसिकली आपने इतनी चीज़ें तो निकाल ली, सही है। चलो देखो, लेट सपोज करो मेरे से बोला 49 z इक्वल्स टू 49 पे बताना है आपको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। तो पीरियड तो आपने बता ही दिया, पीरियड कौन सा हो गया, 5th हो गया। चलो ग्रुप नंबर देखते हैं 49 का, ठीक है। 49 का हम लोग ग्रुप नंबर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, 49 कैसे सोच सकते हैं। अब देखो अपने को पता है 6 एलिमेंट किस में आने वाले हैं, थोड़ी सी नॉर्मल थिंकिंग रखता हूँ। अपने को पता है 6 एलिमेंट किस में आने वाले हैं, पी ब्लॉक में। तो 54 माइनस 6 करूँगा तो कितना आएगा, 54 माइनस 6 करूँगा तो कितना आएगा, क्योंकि 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के कन्फर्म है। तो 54 माइनस 6 करा तो कितना आ रहा है, 48। कौन सा आ रहा है, 48। और 48 जस्ट इससे पहला कौन सा ब्लॉक आता है, 48 इससे जस्ट पहला ब्लॉक कौन सा आता है, डी ब्लॉक। तो किस में लाई करेगा भाई, वो डी ब्लॉक में लाई करेगा। किस में लाई करेगा, डी ब्लॉक के अंदर वो लाई करेगा, ठीक। नहीं तो अपन और तरीके से भी सोच सकते हैं, हमारे पास कौन होता है, हमारे पास होता है जिंक। हमारे पास कौन सा होता है, जिंक होता है। सॉरी 49 की बात कर रहा हूँ ना मैं, ओह सॉरी गलती हो गई, गलती। डी ब्लॉक में तो 48 लाई करेगा, ठीक है। अभी देखो जिंक, जिंक कितना होता है, जिंक होता है हमारे पास 30, क्योंकि मैंने बोला था आपको 3D सीरीज़ के भी एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। ये होता है 30। अब 30 में मैंने ऐड करा कितना, 18, तो कितना आ गया 48, कितना आ गया 48, ठीक। हमारा कौन सा है 49, तो जस्ट इसका अगला वाला ही हो जाएगा, 48 के जस्ट अगला वाला ही हो जाएगा कौन सा 49। 49 का मतलब कौन है, इंडियम। कौन सा है 49, इंडियम। तो ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा 30। और देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, आराम से समझते हैं। लेट सपोज करो मैंने बोला, लेट सपोज करो आप बताओ z इक्वल्स टू अपन बताते हैं कोई भी ले लो आर्बिट्ररी 62। लेट सपोज करो z इक्वल्स टू 62, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज की काम आनी चाहिए। अगर मैं z इक्वल्स टू 62 की बात करता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि 58 से 71 तक हमारी कौन सी सीरीज़ होती है, लेंथेनॉइड्स। कौन सी सीरीज़ होती है, लेंथेनॉइड्स। यानी कि ये एलिमेंट किस में आने वाला है, ये एलिमेंट किस में आने वाला है, लेंथेनॉइड सीरीज़ में आने वाला है। अब लेंथेनॉइड का कौन सा पीरियड नंबर हो जाएगा, 58 से 71, लेंथेनॉइड का पीरियड हो जाएगा 6th। देखो दिमाग पूरी तरीके से काम करना चाहिए। क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए, इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर, ठीक है, और इसके अलावा लेंथेनॉइड की सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है, ठीक। तो 6th तो क्या हो जाएगा पीरियड। अब देखो ग्रुप नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो लेंथेनॉइड्स देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, यहाँ पर लेंथेनम के बाद। इधर तो फिलहाल अपन इनको फिट नहीं कर सकते, यहाँ पर बीच में तो अपन फिट नहीं कर सकते। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वो लेंथेनम से स्टार्ट हो रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, लेंथेनम से स्टार्ट हो रहे हैं। तो लेंथेनम का देखो ग्रुप नंबर क्या होता है, 3rd होता है। लेंथेनम का ग्रुप नंबर क्या होता है, 3rd होता है। तो इसलिए लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के केस में जो इनका ग्रुप नंबर होता है ना वो फिक्स है, और वो कितना है 3rd है। कौन सा है
थर्ड। ग्रुप नंबर कितना है इनका? थर्ड है, क्योंकि वो इन्हीं के ग्रुप में तो आ रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो वो इन्हीं के ग्रुप में लाए कर रहे हैं। तो कभी कभार एक सवाल भी आता है, ठीक है, कभी कभार एक सवाल भी आता है, बोला जाता है कि सबसे लंबा ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, ठीक है, बड़ा ग्रुप बोलते हैं शायद, पता नहीं, हाँ, सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, सही बात है, सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स है। तो आंसर आता है थर्ड ग्रुप। क्यों? क्योंकि 1 2 तो यहाँ है, उसके अलावा 14 और 15 एलिमेंट्स इधर और 15 ही एलिमेंट्स इधर, इनको भी तो काउंट करोगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बोला जाता है थर्ड ग्रुप इज द लार्जेस्ट ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलो आगे देखते हैं। तो 62 क्या हो गया? 6 तो पीरियड हो गया, और ग्रुप नंबर अभी मैंने बता ही दिया, फिक्स होता है लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का थर्ड। कोई भी एलिमेंट हो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का कौन सा होगा? थर्ड। क्यों? क्योंकि वो लैंथेनम के बाद स्टार्ट हो रहे हैं, लैंथेनम और एक्टिनियम के बाद स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए उनका ग्रुप नंबर लैंथेनम और एक्टिनियम वाला होता है, थर्ड होता है, ठीक है। अब लेट सपोज करो इसके अलावा कोई लेते हैं 74, कौन सा ले लिया मैंने? 74। अब देखो मुझे नॉलेज है 71 पे कौन आते हैं? लैंथेनाइड्स, है ना। 71 पे लैंथेनाइड खत्म होगा, तो 72, 73 और 74, यानी कि ये है तो कौन सा बंदा? पीरियड तो कौन सा अभी भी? 6th, और है क्या चीज़ ये? डी ब्लॉक का है। कौन सा एलिमेंट है? डी ब्लॉक का होगा 74। चलो अब देखते हैं अपन, कुछ कुछ बनाते हैं। क्रोमियम हमारे पास होता है कितना? 24। क्रोमियम होता है 24। 24 में मैं 18 ऐड करूँ, ठीक है, 24 में मैं 18 ऐड करूँगा, तो ये आता है 4th पीरियड में। मुझे जाना है किस में? 6th पीरियड में। मुझे जाना है किस में? 6th पीरियड में। तो 18 अगर मैं क्रोमियम में ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा भैया? मैथ्स 42 है ना, 42, और इस 42 में मैं कितना ऐड करता हूँ? 32। कितना ऐड करता हूँ? 32 ऐड करता हूँ, तो कितना आ जाएगा? 74। कितना हो जाएगा? 74। तो कौन सा ग्रुप नंबर हो जाएगा भैया इसका? 74 का 6th तो पीरियड हो जाएगा, और ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा? क्रोमियम का। क्रोमियम का ग्रुप नंबर कौन सा होता है? जल्दी बताओ। 4s13d5। कौन सा? 4s13d5, यानी कि ग्रुप भी कौन सा हो जाएगा? 6th। कौन सा ग्रुप हो जाएगा? ये देखो ना, क्रोमियम का ग्रुप कौन सा हो जाएगा? 6th। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटॉमिक नंबर का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बता सकते हैं। पीरियड नंबर बताना है तो ये रेंज यूज़ कर लो, ठीक है। अगर लैंथेनम और एक्टिनियम की सीरीज़ में से है तो फिर तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर लैंथेनम और एक्टिनियम की रेंज में आता है तो सबसे आसान क्वेश्चन है, सोचना ही नहीं है, टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास ख़त्म होती है हमारी जनरल केमिस्ट्री, या फिर जो क्वांटम की बात चल रही थी वो आज ख़त्म होता है, ठीक है। हमारे पास क्वांटम केमिस्ट्री होती है ख़त्म। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो पीरियोडिक टेबल क्यों बनाई गई, तो बड़ा सबको पता है आंसर कि पीरियोडिक टेबल बनाने का क्या कारण था। बेसिकली यार एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना था अच्छे तरीके से, ठीक है। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना था अच्छे तरीके से। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमिलर हो, हमें उन्हें एक साथ रखने की कोशिश करनी थी कि यार उनको एक साथ रख दिया जाए, ठीक है। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हो, सिमिलर हो, उनको एक साथ रखने की कोशिश करनी थी। तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल का क्या हुआ? इंट्रोडक्शन हुआ। इसीलिए हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसका इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है, ओके। चलो अब हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में किस किस ने अपना कितना कर्तव्य या फिर कितना योगदान दिया, ठीक है। हर किसी ने अपना एक योगदान दिया था पीरियोडिक टेबल के लिए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में हर साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया था, अपने अपने पॉइंट्स बताए थे। तो आज हम लोग उन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आता है डोबर्नियर नाम का एक साइंटिस्ट। कौन आता है? डोबर्नियर नाम का साइंटिस्ट। देखो आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ होगा, तो यार इसमें इसलिए ज़्यादा मैं जोर नहीं दूंगा, फटाफट से चीज़ों को कवर करेंगे। तो हमारे पास आता है सबसे पहले डोबर्नियर्स ट्राइड, ठीक है। ट्राइड्स का मतलब होता है 3, ट्राइड्स का मतलब 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा तो नहीं, 3, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ 3, सिंपली अ ग्रुप ऑफ 3।
तो डोबर्नियर ने क्या करा ना, इसका लकी नंबर था 3, तो इसने एक किस्मत आजमाई। क्या करा इसने? किस्मत आजमाई। क्या इसने क्या करा, 3 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट रखा, नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नहीं, सॉरी, he arranged element in a group of 3 such that atomic mass of middle element was approximately equal to average atomic weight of other 2 elements। तो बेसिकली इसने क्या करा ना, जो हमारे पास मिडिल एलिमेंट था ना, बीच वाला, उसका एटॉमिक मास क्या था, इन दोनों के एवरेज के बराबर था। इसी तरीके से इसने बना दी। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अगर मैं बात करता हूँ, लिथियम की तो एटॉमिक वेट होता है 7, पोटेशियम को होता है 39। तो 39 + 7 इक्वल्स टू कितना होता है? 46। कितना होता है? 46। 46 का अगर आप हाफ करते हो, 46 का अगर आप हाफ करते हो तो वो आ जाएगा कितना? 46 का आधा करोगे तो 23। तो सही बैठ गया, तुक्का। इसी तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का इसने एक और ट्राइड बनाया। ठीक है, तो बेसिकली इसके जो ट्राइड्स थे, ठीक है, इसने तो तुक्का चलाया था। अब उधर उस टाइम पर इतने एलिमेंट्स भी नहीं थे, ठीक है, और बचे हुए एलिमेंट्स के लिए दूसरी बार ट्राइड्स भी नहीं बना पाया था, तो ये इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, और कुछ ही ट्राइड्स बने थे, 2-3 ही ट्राइड्स बने थे। ठीक है, चलो, तो इनकी कहानी समाप्त हो गई थी। वैसे डोबर्नियर से पहले भी एक क्लासिफिकेशन हुआ था, मेंशन नहीं है बट सबको पता होता है, लवॉइजर का। किसका? लवॉइजर का क्लासिफिकेशन हुआ था। लवॉइजर ने क्या कहा था ना, लवॉइजर ने बोला था कि भैया हम एलिमेंट्स को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स को, सॉरी 3 में नहीं 2 में, एलिमेंट्स को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो एलिमेंट को 2 हिस्सों में बांट सकते हो, एक तो कौन कौन से? एक होते हैं मेटल्स और एक होते हैं नॉन मेटल्स। फिर उसने मेटल्स की बड़ी सारी प्रॉपर्टीज़ बता दी, घनी सारी, कि वो लस्ट्रस होते हैं, वो शाइनी होते हैं, और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारा कुछ। ठीक, दूसरा नॉन मेटल्स, ठीक है, वो पीटे नहीं जा सकते, तार नहीं बना सकते, वो सारी प्रॉपर्टीज़ बताई। तो वहाँ पर भी उसने भी एक चीज़ स्किप कर दी थी कि सेमी मेटल्स करके भी कोई चीज़ होती है। तो लवॉइजर का क्लासिफिकेशन भी इसलिए फेल हो जाता है, बट उसका कोई मतलब नहीं है। चलो हम लोग आ जाते हैं वापस से। तो अब हमारे पास आता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। किसका आता है? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड नाम का एक साइंटिस्ट आया, ठीक है। अब ये क्या, इसको संगीत प्रेमी था, ये इसको क्या, संगीत से प्यार था। तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के देखो। तो क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, if elements are arranged in increasing order of their atomic weights, then each 8th element will have properties similar to first element। जैसा कि हमारे को सुरों के साथ देखने को मिलता है। 7वें सुर के बाद ये सा रे गा मा पा धा नी होता है आपका 7वां सुर। 8वां सुर कौन सा हो जाता है वापस से? सा। तो क्या होता है, 7वें सुर के बाद 8वां सुर अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। 7वें सुर के बाद 8वां सुर अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। तो उसने बोला जब रिपीट करता है तो रिपीट करने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? सेम होगी, यानी कि हर 8वें एलिमेंट की, मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बेरिलियम से, तो यहाँ से 8वां एलिमेंट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 7 इधर हुए, 8, इसी को भी काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है। यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहा है? रिजेंबल कर रहा है। तो ये न्यूलैंड ने बताया। अब काफ़ी हद तक सही था, बट एक्चुअली बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे इसमें। एक तो न्यूलैंड के टाइम तक इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। तो अगर इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हो जाती, मतलब होने के बाद, और डिस्कवरी होने के बाद इनर्ट गैसेस भी कहीं यहाँ कहीं आती हैं, तो फिर वो 8वां नहीं, फिर वो 9वां एलिमेंट रिपीट होता। क्या होता? 9वां एलिमेंट रिपीट होता। तो इसलिए एक तो ये इसलिए फेल हो गया। दूसरा 20 के बाद भी फेल हो गया, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जब बात आई तो ये उसमें भी फेल हो गया। इसलिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बहुत थोड़े टाइम के लिए चला, इनका इतना ही योगदान था, फिर ये निकल ली। ठीक है, फिर आता हमारे पास लोथर मेयर्स कर्व। ये आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो लोथर मेयर कर्व ने काफ़ी एक अच्छा पॉइंट दिया था। इसने कर्व प्लॉट किया। क्या किया? कर्व प्लॉट किया। कर्व प्लॉट किया किस किस के बीच में? देखो, एटॉमिक वॉल्यूम,
वर्सेस एटॉमिक मास में। किस किस के बीच में प्लॉट किया? एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास में, ठीक है। तो कर्व कुछ इस तरीके का दिखता था, कर्व कुछ इस तरीके का दिखता था, ठीक। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी ना, इसने क्या बोला ना, जिन भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमिलर है, वो उस कर्व में सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। जिन भी एलिमेंट्स की क्या थी, प्रॉपर्टी सेम थी, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी, फिजिकल तो नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सेम थी। ऑब्वियसली मैं प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सेम थी। जिन भी केमिकल एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सेम थी, वो कर्व के अंदर सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। क्या करेंगे? कर्व के अंदर सिमिलर पोजीशन। लाइक देखो बेरिलियम, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये कौन सा पॉइंट होता है? देखो ग्राफ ऐसे गिरता है और ऐसे उठता है ना, सिंपल सी बात है। ग्राफ ऐसे गिरता है और ऐसे उठता है, तो जब गिरता है तो क्या बोलते हो, डिसेंडिंग पोजीशन, और जब उठेगा तो असेंडिंग, क्योंकि गिर रहा है मतलब बड़े से कम की तरफ आ रहा है, तो डिसेंडिंग, ठीक है। तो डिसेंडिंग पोजीशन और असेंडिंग पोजीशन। तो उसने क्या क्या बताया, देखो पीक पोजीशन पे तो कौन होनी चाहिए आपके, एल्कली मेटल्स। पीक पोजीशन पे कौन कौन लाया करते थे, एल्कली मेटल्स। असेंडिंग पोजीशन पे कौन लाया करेंगे, हैलोजेंस। असेंडिंग पोजीशन पे कौन लाया करेंगे, हैलोजेंस, यानी कि बढ़ते हुए पोजीशन पे जब ग्राफ ऊपर को चढ़ेगा उसको असेंडिंग बोलेंगे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। एस्टेटाइन शायद उस टाइम आया नहीं होगा, ठीक। असेंडिंग पोजीशन पे कौन आएंगे, हैलोजेंस, और डिसेंडिंग पोजीशन पे कौन आएंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कौन आएंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन रखा जाता है, तो इनके लिए ऐसे ही बोल दिया था कि बाकी के जो बच गए ना एलिमेंट्स उनको ऐसे ही रख दिया था, बाकी के बच गए नहीं। यहाँ पर इन्होंने कुछ बोला था, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और पी ब्लॉक का कोई ग्रुप आ सकता है, बट प्रॉपर नहीं था ये, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हम। बेसिकली 3 के बारे में चर्चा करते हैं। पीक पे कौन आता है, एल्कली, असेंडिंग पे कौन आता है, हैलोजेंस, और डिसेंडिंग पे कौन आता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। डिसेंडिंग पे कौन आता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बात समझ में आ गई होगी मेरी, ठीक है। तो आपको इतना से याद रखना है इसमें। चलो अब ये तो फर्जी थे सारे, ठीक है। इन लोगों में से कुछ खास किसी ने दिया नहीं था, प्रॉपर किसी का कोई एक आइडिया नहीं था कि जिससे हम लोग एक पीरियोडिक टेबल के बारे में सोच सकें। फिर आता है मेंडलीव, ठीक है। फिर आता है मेंडलीव। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसका जो पहला पॉइंट था वो था एटॉमिक मास के बेस पे। किस पे? एटॉमिक मास के बेस पे था। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के ऊपर था। तो मेंडलीव ने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses, that is properties will repeat after a certain value of atomic mass, ठीक है। तो मेंडलीव ने क्या बोला ना, मेंडलीव ने बोला कि भैया जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक मास का। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक टाइम बाद वापस से रिपीटिशन होना, प्रॉपर्टीज़ का क्या होना, रिपीटिशन होना। तो क्या है, एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है, दैट इज प्रॉपर्टीज विल रिपीट आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास। बात समझ में आ रही है, प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, रिपीट होंगी आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास, ठीक। ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उसने अरेंजमेंट किस हिसाब से किया, उसने अरेंजमेंट किया कि भैया एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में उसने पीरियोडिक टेबल को एलिमेंट्स को जमाया, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को जमाया। तो ये तो थी इसकी पीरियोडिक टेबल। चलो बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत इसके अचीवमेंट्स के बारे में, कि क्या क्या अचीवमेंट्स थे हमारे पास हमारे भैया के। तो अचीवमेंट्स में था एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। उसने कॉलम्स और क्या बोले थे, हॉरिजॉन्टल रोज बोली थी, ठीक है। उसने क्या बोला था, कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है। जैसे आप लोग आज पीरियड और ग्रुप पढ़ते हैं ना, जिनको मेंडलीव के टाइम पर उनको बोला गया था कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक। उसके बाद उसने कैसे जब देखा तो जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनका ग्रुप भी क्या था, सेम था। हमें यही तो चाहिए था, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सेम थी, उनका ग्रुप भी क्या था, सेम था,
ठीक। इट वॉज ईजी टू स्टडी एंड कंपेयर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एट वन प्लेस। सिंपल सी बात है भाई, एक ग्रुप आ गया तो फिर आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर लिथियम को पानी में डालेंगे तो वो बनाएगा LiOH प्लस H2, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सोडियम को भी अगर मैं पानी में डालूंगा तो वो बनाएगा NaOH प्लस H2। ठीक है, उसके अलावा मेंडलीव ने जो एक सबसे बड़ा काम करा था, मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे और उनके बारे में भी उसने बता दिया था। मेंडलीव के टाइम पे, मतलब मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई तो उस टाइम पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनका डिस्कवरी नहीं हुई थी, बट उसने उनके बारे में भी प्रिडिक्शन कर दिया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी जो पोजीशन थी उनके बारे में करा था। ठीक, तो चलो, और उनके लिए उसने गैप छोड़ दिए थे अपनी पीरियोडिक टेबल में, खुद की पीरियोडिक टेबल में उसने गैप छोड़ दिया था। उसने बोला था जब वो एलिमेंट्स आएंगे तो उनको इन्हीं गैप पर भरा जाएगा। ठीक है, बोल जाते थे, चले जाते थे, तुक्का था, किस्मत थी, चल भी गया और एग्जैक्टली आया भी सही। ठीक है, तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज कितने थे? 7, यानी कि कितने पीरियड थे? 7 थे, और जो ग्रुप्स थे वो कितने थे? 8। ग्रुप्स कितने थे? 8। उसने उनको ग्रुप्स को भी 2 कैटेगरी में बांटा था, A एंड B। ठीक है, ग्रुप्स को भी किस में बांटा था? A और B की कैटेगरी में उसने बांटा था। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, A और B की कैटेगरी में बांटा था। जनरली उसने ये कहा था कि जो A वाले होंगे ना, जहाँ तक मुझे याद है, जो A वाले ग्रुप होंगे वो आपके क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, A वाले जो होंगे ना वो नॉर्मल एलिमेंट्स होंगे और B वाले जो होंगे ना वो एबनॉर्मल एलिमेंट्स होंगे। एबनॉर्मल एलिमेंट्स मतलब शायद ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करनी चाहिए थी उसमें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और उसमें जहाँ तक है ये भी आ जाते हैं आपके सेमी मेटल्स। ठीक है, अपन देखेंगे, आपके NCERT में दे रखी है तो उसके लिए परेशान मत होना, आप पढ़ लेना उसको एक बार, जो भी डाउट हो पूछना। तो देखो, अपन बात करते हैं गैप्स की। जैसे थर्ड और फोर्थ ग्रुप के अंदर, ठीक है, थर्ड और फोर्थ ग्रुप के अंदर उसने देखो बेसिकली क्या करा था ना, बोरॉन के नीचे एक खाली जगह छोड़ी थी, एल्यूमिनियम के नीचे एक खाली जगह छोड़ी थी, और सिलिकॉन के नीचे उसने एक खाली जगह छोड़ी थी। और एलिमेंट्स को उसने क्या बोला था? एका बोरॉन। इसको क्या बोला? एका एल्यूमिनियम। इसको क्या बोला? एका सिलिकॉन। एका का मतलब होता है बिलो। ठीक है, एका का मतलब क्या होता है? बिलो। तो एका बोरॉन उसने बोला, मतलब बोरॉन के नीचे आएगा। तो बोरॉन के नीचे कौन आया था देन? नई पीरियोडिक टेबल, मतलब बाद में जब डिस्कवरी हुई तो स्कैंडियम आया था। ठीक है, एका एल्यूमिनियम, तो उसने क्या बोल दिया? गैलियम आएगा। एका एल्यूमिनियम के आगे कौन आ गया? गैलियम। और एका सिलिकॉन कौन आएगा? जर्मेनियम। ठीक है, उसने प्रॉपर्टीज़ इनकी पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी, सिर्फ इनको जगह देने की बात थी। और ये एक अच्छा पॉइंट था, एक प्लस पॉइंट था इसकी पीरियोडिक टेबल का। एक जो पॉइंट इधर मेंशन नहीं है वो था, उसने बेरिलियम का एटॉमिक मास जो था ना, ठीक है, बेरिलियम का था, हाँ, बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था ना उसके अंदर भी करेक्शन करा था। बेरिलियम का एटॉमिक मास के अंदर भी उसने करेक्शन करा था। पहले बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था वो बोरॉन से ज़्यादा था। पहले बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था ना वो बोरॉन से ज़्यादा था, बट मेंडलीव ने उस बेरिलियम के एटॉमिक मास में क्या बोलते हैं, उसको सही करा। ठीक है, उसमें करेक्शन करा, और करेक्शन करने की वजह से बेरिलियम फिर बोरॉन से पहले आ गया। ठीक है, बेरिलियम फिर बोरॉन से पहले आ गया। तो उसने एक अचीवमेंट ये भी करा था। इनर्ट गैसेस के लिए उसने एक अलग ही ग्रुप बना दिया था जिसको उसने बोला था ज़ीरो ग्रुप। कौन सा? ज़ीरो ग्रुप। ठीक, तो ये तो कुछ उसकी पीरियोडिक टेबल के अचीवमेंट्स थे। अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स की। ठीक है, अब बात करते हैं हम ड्रॉबैक्स की। तो ड्रॉबैक्स क्या कहते हैं वो देखो। ड्रॉबैक्स में सबसे पहला था कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो स्पेसिफाइड नहीं थी। ठीक है, जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो स्पेसिफाइड नहीं थी। अच्छा, अब ये पीरियोडिक टेबल के नोट्स आप खुद से बना लेना, मैं भेजूंगा नहीं। ठीक है, बना लेना, क्योंकि अब वीडियो भी क्लियर दिखता है। तो पीरियोडिक टेबल हेडिंग डाल के अलग से नोट्स बना लेना, बाकी पुराने वाले में भेज दूंगा। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन था, पहली चीज़ तो उसकी पोजीशन क्या थी? स्पेसिफाइड नहीं थी। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट स्पेसिफाइड। ठीक, उसके बाद जो सेकंड था, क्योंकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बेस्ड थी एटॉमिक मास के ऊपर, जो इसका बेसिक फंडा था वो था एटॉमिक मास। तो आइसोटोप्स के लिए मेंडलीव ने कहीं पर भी जगह नहीं छोड़ी थी। आइसोटोप्स क्या होते हैं?
आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका क्या सेम होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल भी किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक मास के ऊपर। ठीक है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल भी बेस्ड थी किस पे, एटॉमिक मास के ऊपर। अगर अलग अलग एटॉमिक मास था तो उनको भी फिर पीरियोडिक टेबल में जगह मिलनी चाहिए थी भाई। अगर अलग अलग एटॉमिक मास था तो उनको भी पीरियोडिक टेबल में जगह मिलनी चाहिए थी, जो कि मेंडलीव ने प्रोवाइड नहीं करी थी, जो कि मेंडलीव ने प्रोवाइड नहीं करी थी। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वर आल्सो नॉट स्पेसिफाइड इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने, जो लास्ट पॉइंट है, मेंडलीव ने खुद का ही लॉ तोड़ दिया था। मेंडलीव ने कहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से हम जमाएंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जमाएंगे, बट उसने खुद ने ही कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिसका उसने वायलेशन कर दिया था, अपने लॉ का वायलेशन करा था। जैसे आर्गन का जो एटॉमिक वेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 होता है। ठीक है, और पोटेशियम का होता है 39। अब पता नहीं क्यों उसके मन में एक ऐसी कहानी आई, और आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी देखते हो, आर्गन पहले आता है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी देखते हो, आर्गन पहले आता है और जो पोटेशियम है वो बाद में आता है। आर्गन पहले आता है और जो पोटेशियम है वो बाद में आता है। ठीक है, पता ही होगा। ठीक है, आर्गन 18 होता है, पोटेशियम 19 होता है, पोटेशियम बाद में आता है। तो उसने एक चीज़ तो देखी कि पता नहीं क्यों उसने जमा दिया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से तो सही जमा रखा है, बट उसकी पीरियोडिक टेबल के हिसाब से तो उसका फंडा गलत है, क्योंकि आर्गन का वेट 40 है और पोटेशियम का 39। तो फिर पोटेशियम को पहले आना चाहिए था और आर्गन को बाद में आना चाहिए था। इसी तरीके से इसने टेल्यूरियम और आयोडीन में भी करा था, और इसी तरीके से जहाँ तक मुझे याद है निकल और कोबाल्ट के लिए भी ये चीज़ लगी थी कि निकल और कोबाल्ट के साथ भी लफड़ा था। ठीक है, खुद के लॉ का वायलेशन कर लिया। तो काफ़ी टाइम तक चली थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, काफ़ी अच्छे टाइम तक चली थी, बट देन उसके बाद ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद हमारे पास आ गई थी कौन सी, हमारे पास आए थे मोजले। कौन आए थे, मूजले। कौन आए थे, मूजले भाई साहब। मूजले पता है क्या थे, मूजले ने क्या कहा था, मूजले ने क्या करा ना, मूजले ने यहाँ पर एक एलिमेंट की प्लेट ले ली थी। ठीक है, क्या करा था उसने, एलिमेंट की प्लेट ले ली थी और उसके ऊपर क्या बम्बार्डमेंट करा, एक्सरे। ठीक है, उसने एलिमेंट की प्लेट ली थी और उसके ऊपर क्या करा, एक्सरे गिराई। ठीक है, अब एक्सरे की कुछ क्या रही होगी, एक्सरे की कुछ रही होगी फ्रीक्वेंसी। तो उसने इस फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर को रिलेट करने की कोशिश करी। उसने क्या करा, इस एक्सरे और एटॉमिक नंबर को रिलेट करने की कोशिश करी। कैसे, यहाँ पर उसने प्लॉट करा एक कर्व। क्या प्लॉट करा, एक कर्व प्लॉट करा, किसके बीच में, रूट ऑफ म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर z। यहाँ वाई एक्सिस पर रखा रूट म्यू और एक्स एक्सिस पर रखा z, और जब उसने कर्व बना के देखा तो वो आ रही थी कुछ इस तरीके से, सॉरी, एक स्ट्रेट लाइन। क्या आ रही थी, स्ट्रेट लाइन, और रिलेशनशिप था कुछ ये। तो उसने एक ऑब्जर्वेशन किया, उसने बोला कि जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी के लिए काम में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा अच्छा है किसके मुकाबले, एटॉमिक मास के लिए। टू कंपेयर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट कंपेयर करने के लिए उसने बोला कि हमारे पास ज़्यादा फंडामेंटल कौन होगा, फंडामेंटल कौन है, ज़्यादा फंडामेंटल कौन है। ठीक है, ज़्यादा फंडामेंटल कौन है, एटॉमिक नंबर। और वो इसने कर्व, हर एलिमेंट और हर म्यू की वैल्यू के लिए एक कर्व मिल रहा था। ठीक है, जिसका स्लोप कुछ और होगा और जिसका क्या अलग होगा, जिसका इंटरसेप्ट भी अलग होगा, जिसका स्लोप भी अलग होगा और जिसका इंटरसेप्ट भी अलग होगा। तो हर म्यू और हर जेड के लिए उसको एक अलग अलग टाइप का कर्व मिलता गया, मतलब स्ट्रेट लाइन ही रहा, इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा था ऑब्वियसली। ठीक है, इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा था, और ए और बी क्या थे, कुछ कॉन्स्टेंट्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, दैट इज प्रॉपर्टीज और रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इन भाई साहब ने बोला कि भाई हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिसको बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो क्या बोलता है,
वो क्या बोलता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ रिपीट करते हैं आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर यहीं तक ही है। अब बाकी का हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसी दिखती है और हमें उसको याद करने की जो ट्रिक्स होती है वो लिखाऊंगा। देन वी विल स्टार्ट विद एटॉमिक रेडियस, मतलब प्रॉपर्टीज़, जो ट्रेंड्स होते हैं वही देखना। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय।